बाद में डालूंगा मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, वो क्लाउड वाला नहीं, लाइव वाला नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो इन दिस सेशन वी आर बेसिकली ट्राइंग टू रिवाइज एंड कैपिटलाइज ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये है आपका एक्सेल, एंड एक्सेल विल बी योर फर्स्ट 2 पेजेस टू योर मॉड्यूल, एंड रेस्ट विल बी योर मॉड्यूल इटसेल्फ। नाउ मैं ट्राई किया था टू यूज एक्सेल डायरेक्टली इन दैट पार्ट, बट बहुत सारा छोटा छोटा कंटेंट्स है जो एक्सेल में डालना मुश्किल हो रहा था, हमें अंडरलाइन ही करना पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें छोटी छोटी है। तो ये शुरू करते हैं बच्चों। व्हेन यू स्टार्ट विद दिस, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? तो ये तो इंट्रोडक्शन है, आपको कहीं काम में नहीं आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे मैंने क्या कैपिटलाइज किया एक्सेल शीट के ऊपर, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, और जो भी प्रॉपर्टीज इससे खरीदी हुई है उसे कॉन्फिस्केट करना गवर्नमेंट के नाम पे। ये इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दूसरा जो प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदी हुई है उसे कॉन्फिस्केट कर लेना। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है? तो 3 स्टेज होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, एक होता है प्लेसमेंट, सेकंड लेयरिंग, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट, इंटीग्रेट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन क्या होता है सर? इंट्रोड्यूसिंग द लॉन्डर्ड मनी इनटू द सिस्टम, जहां से वो प्योर होके यूटिलाइज हो पाएगा इनटू द सिस्टम। तो क्या है ना सर, प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पे आप वो गलत मनी, गिल्टी मनी को आप इंट्रोड्यूस कर दो। जैसे क्या अगर मैं रेस्टोरेंट ओपन कर दूं, पाव भाजी का रेस्टोरेंट ओपन कर दूं, और पाव भाजी रेस्टोरेंट में एक कस्टमर भी नहीं आता हो, पर मैं क्या दिखा दूं, 50 लाख का टर्नओवर हर साल का दिखा दूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो ब्लैक मनी है, ब्लैक भी नहीं, मीट, जो मेरा इलीगल सोर्स का मनी है, उसको मैं क्या पावती फाड़ता हूँ, और भाजी का पावती फाड़ के 5 का जीएसटी भर के क्या कर देता हूँ, उसे मैं प्लेस कर रहा हूँ धंधे में, और वो प्लेस करके वो जो रेवेन्यू आ रही है उसको मैं बैंक में डालूंगा, अलग अलग अकाउंट से रूट करूंगा, लेयरिंग करेंगे, और फाइनली मुझे जो खरीदना है, बंगला, गाड़ी, वो सब उसमें क्या कर पाऊंगा, उसे मैं, वो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। मैं वहां पे लाऊंगा तो अंडरलाइन करवाऊंगा, फिलहाल जरूरत नहीं है। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, इस एक्ट को आपको शुरू करनी डेफिनेशन से, और डेफिनेशन का पहला पार्ट जो आपको याद रखना है वो सेक्शन 2 में भी और सेक्शन 3 में भी है। तो सेक्शन 3 या 2 जो भी बोलो, ये आपका पहला पार्ट है जो आपको याद रखना है। सेम चीज 3 में भी लिखी हुई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है सर? जब कोई पर्सन, जब अंडरलाइनिंग दिस स्टफ, दैट इज पहला पार्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, ये वाला डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इज समरी टू दिस, कि इस बेसिस पे कोई भी बंदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कनेक्टेड है। जो बिजनेस से पैसे आ रहे हैं वो किससे कनेक्टेड है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कनेक्टेड है। और वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो पैसा क्रिएट हुआ है, जिसने उसको मदद की, असिस्ट किया, यूज किया, व्हाटएवर, बाय व्हाटएवर नेम से, उसको आप पोर्ट्रे कर रहे हो एज विच प्रॉपर्टी? क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। उसको गिल्ट फ्री प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाहते हो। इस प्रोसेस को, जो पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से क्रिएट होता हो और अनटेंटेडली दिखाने की कोशिश की जा रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? अ पर्सन जो इन्वॉल्व होंगे उसको हम गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। जैसे हम इस पार्ट को अंडरलाइन करते हैं, क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या अंडरलाइन करते हैं हम लोग? कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये दो वर्ड्स को हम अंडरलाइन करते हैं, कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड क्लेमिंग अनटेंटेड प्रॉपर्टी। ये लोगों को हम गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। जैसे हमने ये वर्ड किया, सेकंड रेफरेंस जो यहाँ पे आता है एक्सेल में आपके सामने, वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी क्या? डिराइव्ड प्रोसीड्स जो स्केड्यूल ऑफेंसेस से क्रिएट की गई हो। यहाँ पे भी लिखा गया है वो पार्ट कि एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड ऑब्टेन थ्रू व्हाट? रिलेटिंग टू स्केड्यूल ऑफेंसेस। स्केड्यूल ऑफेंसेस मेंशन किए गए कानून में, और उस ऑफेंसेस से अगर आपकी मनी या प्रॉपर्टी आई है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहेंगे। ये आपका सेकंड डेफिनेशन है जो इससे कनेक्टेड था। अब बात आती है स्केल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखो एक्सेल शीट में तीसरा पार्ट, स्केल ऑफेंस यानी क्या? कि पार्ट ए, पार्ट बी, इफ मोर देन वन करो, या फिर पार्ट सी, इसे हम क्या कहेंगे? इसके अंदर जितने भी कानून मेंशन किए गए हैं उसे हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नाम देंगे। डू यू अग्री और नॉट? इसके ऊपर प्रॉपर्टी का मतलब क्या? टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में यूज की गई हो या जिससे प्रोसीड्स क्रिएट की गई हो, ये सब क्या माना जाएगा? प्रॉपर्टी माना जाएगा। टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ये यहाँ पे रहा आपका पार्ट। इट मींस मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया,
ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो रही है। प्लस प्रोसीड ऑफेंस करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज की गई ना, वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम, वो भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मतलब ये मीत शाह के पापा का जो जगह था वो लॉन्डर नहीं था, वो मेहनत का हमारा पैसा था, जगह भी मेहनत की कमाई पैसों की थी, पर मीत शाह ने उस जगह को यूज किया फॉर व्हाट? पायरेटेड मूवीज बेचना, ये ड्रग्स वर्क्स के पैकेट बनाना, रिपैकिंग करना, ये सब। तो अभी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो जगह नहीं थी, बट लॉ कहता है कि जिस जगह के उपयोग से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्रिएट हो रही है वो जगह भी प्रॉपर्टी कवर, वो भी जगह भी प्रॉपर्टी में कवर होती है, तो उसे भी प्रॉपर्टी माना जाएगा। यहाँ पे आपने डेफिनेशन देख लिया कि इसका स्केल ऑफेंस का, प्रॉपर्टी का, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का और मनी लॉन्ड्रिंग का। आर यू क्लियर विद दिस? दिस फोर विल बी रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट, ठीक है? मूविंग अहेड, तो डेफिनेशंस में ये पार्ट रेलेवेंट था आपके लिए। ये डेफिनेशन जो है ऑफेंस ऑफ, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर रहे हैं कहां पे? उस चैप्टर में, इस चैप्टर 10 में है मोस्टली, 9 या 10 में, तो वहां पे हम कवर वैसे भी करते हैं इस चीज को। डेफिनेशन यहाँ पे सॉर्ट हो जाते हैं हमारे डेफिनेशंस का पार्ट, और हम यहाँ पे आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। चैप्टर 2 सेक्शन नंबर 3। डेफिनेशंस के अलावा एक इंटरमीडिएट का डेफिनेशन जो होता है उसमें क्या है सर? ब्रोकर्स, बैंकर्स को इंटरमीडिएट कहते हैं, दैट्स अ कॉमन सब। एनीवेज, ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहता है कि जो भी इंसान डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से इज अ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो किसी को मदद कर रहा था, जो खुद लॉन्ड्रिंग कर रहा था, जो किसी को असिस्ट कर रहा था, एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, कैसी? उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपाना, अपने पास रखना, अक्वायर करना, यूज करना, और उसे क्या क्लेम करना? एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। ये सब लोग लॉन्ड्रिंग में पाए जाएंगे। तो सिर्फ उपयोग करना, यूज करना, पजेस करना, अक्वायर करना, एवरीथिंग विल बी टर्म्ड एज द पार्टीज हु आर गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये है आपका सेक्शन 3 यहाँ पे, ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। यही आपका मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे कोर एलिमेंट आता है। इंपॉर्टेंट क्या है? एक बंदे ने खाली अपने पास वो बंदूक रखी थी, तो बंदूक रखने वाला भी फंस जाएगा, चलाई नहीं थी उसने, खरीदी भी उसने नहीं थी, उसे सिर्फ अपने पास रखी थी। जिसने यूज की, सब मैंने सिर्फ यूज की, मैंने खरीदी भी नहीं थी। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गए ना इस लॉन्ड्रिंग के ट्रांजेक्शन से, तो आप भी गिल्टी पाए जाओगे। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कब माना जाएगा? जब आपने अनटेंटेड प्रॉपर्टी शोकेस की हो तो। सृष्टि में था, इफ यू रिमेंबर द सेम, एंड क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, वो जरूरत है किसकी? सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की। हेलो, यस सर। उसके बाद किसी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, व्हेन यू देखो यहां पे क्या लिखा है? मीट वर्ड और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। सी, आपने क्लेम किया अनटेंटेड प्रॉपर्टी, वो आप भी गिल्टी हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को प्रूव करने के लिए क्या जरूरी है? एंड, तो आपने ऊपर देखा था, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं ये चीज, दिस इज गोइंग टू बी अपलोडेड फॉर योर रिवीजन ऑलवेज। यहां पे has been meaning assigned to section 3, moving to section 3, it is observed that whosoever directly indirectly, ये सब लिखा टाइम पास, and projecting or claiming it as untainted and projecting or claiming that shall be guilty of offense of money laundering। ये एंड वाला पार्ट मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करता है, और वाला पार्ट ये कहता है कि आप कोई भी पार्ट में लायबल हो, शोकेस करने में, कंसील करने में, वो सब भी पाए जाएंगे एज द पार्टी टू मनी लॉन्ड्रिंग। ये सेकंड फेज रेलेवेंट था आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन दिया गया था, कोई भी एक्टिविटी में फंसे, क्लेमिंग में, प्रोजेक्टिंग में, एक्विजिशन में, पोजेशन में, कंसीलमेंट में, आप सब लोग अलग अलग जगह पे होगे, बट आप लायबल हो जाओगे अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद 3 शब्द आते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पे दैट इज प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। के मनी लॉन्ड्रिंग कैसा प्रोसेस है, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा जहां पे आपका प्लेसमेंट मतलब जहां पे इंजेक्ट किया गया सिस्टम में पैसा, लेयरिंग मतलब आप उस सिस्टम में अलग अलग ट्रांजेक्शन के थ्रू उसे मूव ऑन करते हो, पाव भाजी से इधर दिया, उधर से उधर दिया, उधर उधर करके 5-6 जगह इतना घुमा दिया कि फिर समझ ही ना आए कि पैसा गया और आया कहां से।
और फाइनली क्या करते हैं हम लोग, हम उसे सेपरेट कर देते हैं इन सच ए मैनर के हमारा ओरिजिनल प्लेसमेंट खत्म हो गया और वी कैन राइटली यूज द मनी एज वी वांट टू, इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो प्लेसमेंट्स, लेयरिंग, इंटीग्रेशन विल बी द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन। ये आपका सेक्शन 3 कवर होता है, पनिशमेंट एंड 3 स्टेप्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब एक्सेल शीट आपको दिख रही होगी, सेक्शन नंबर 4 पनिशमेंट फॉर लॉन्ड्रिंग। तो हमें पता है सर लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट क्या है, इट इज बेसिकली 3 years to 7 years नॉर्मली, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और अगर नार्कोटिक ड्रग्स पैरा 2 पार्ट ए ऑफ शेड्यूल कवर हो जाता है तो आपका वो इम्प्रिजनमेंट इंस्टेड ऑफ 3 years, वो इंस्टेड ऑफ 7 years वो 10 years हो जाता है। डू यू एग्री? तो मिनिमम 3 years to 7 years, minimum 3 years to 10 years, that is basically the fine involved in money laundering. Very important for examination. 3 and 4 will be the all exams, आपकी normal law की exam या फिर आपकी economic law, both will be relevant. सर ये सेक्शन 4 4.12 और 13 पे है ना मॉड्यूल में? पेज नंबर की बात कर रहा है? या हाँ बराबर है, पेज नंबर में ना थोड़ा गड़बड़ हो गया था बिकॉज मैंने वो मेरा घर पे जो बुक था ना पहले उससे यूज किया था, बट वो शफल में कर लूंगा। ये तो मैं किसी को बोलूंगा आप हेल्प उतना कर लेना, खाली पेज नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, नीचे का तो चेंज कर दिया है, नीचे वाला पार्ट, ऊपर का ऊपर। हाँ क्योंकि उसके वजह से सब आगे जाएगा, वैसा होगा। नहीं नहीं, मैंने नया वाला जो है वो एग्जैक्टली चैप्टर में नीचे डाल दिया, वो परफेक्ट ही है, खाली ऊपर का शफल करना बाकी है। ठीक ठीक है ना, एक्सेल दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। या पनिशमेंट ऑफ लॉन्ड्रिंग हो गया सेक्शन 4 के अंदर। अब ये हो गया तो अभी आता है नया फेज, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 डेफिनेशन, चैप्टर 2 आपने ये पार्ट देखा। चैप्टर 3 के अंदर द नेक्स्ट स्टफ व्हिच हैज बीन कवर्ड अप इज अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। यहाँ पे 3 फेज होंगे। पहला फेज ये होगा कि आप असेस कर पाओगे कोई एंटरप्राइज एंटिटी पर्सन को क्या वो गिल्टी है ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो आप उसके एसेट को, प्रॉपर्टी को क्या करोगे, प्रोविजनली अटैच करोगे। नंबर 2, आप उसको ए के पास लेके जाओगे तो आइडेंटिफाई एंड कंफर्म द अटैचमेंट प्रोविजनली मेड। उसके बाद आपके ट्रायल्स होंगे और ट्रायल्स में अगर वो गिल्टी पाया गया तो फिर उसको परमानेंटली कॉन्फिस्केट का ऑर्डर पास होगा और वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे चली जाएगी। तो ये 3 साइकिल्स है इसकी, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। अटैचमेंट प्रोविजनली होगा पहले, फिर उसको कंफर्म किया जाएगा ए के थ्रू, ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स में क्या नक्की किया जाएगा, क्या वो कॉन्फिस्केशन को होगा कि नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 5 से। तो 5 के अंदर पहला पॉइंट आता है रिगार्डिंग व्हाट, प्रोविजनल अटैचमेंट। तो 5 के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ 180 days, the director has reasons to believe regarding holding of proceeds of crime likely to be confiscated. लेकिन फ्रस्ट्रेशन, हमें डर लग रहा है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये लोग प्रॉपर्टी को बेच देंगे, छुपा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई डिसीजन क्या लेना है, हमें अटैच करना है। अगर डायरेक्टर को, अंडरलाइन दिस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए, कि अगर डेप्यूटी डायरेक्टर को लग रहा है, there's some reasons to believe that किसी के पास प्रोसीजर ऑफ क्राइम है और वो प्रोसीजर ऑफ क्राइम जो है वो कंसील, ट्रांसफर या फिर ऐसे डील होगा जिससे वो क्या हो जाए, इट मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन, तो बच्चों अगर फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है मीत, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, हाथ में ना आना, किसी के हाथ में ना आना, उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करना चाहेंगे, सुश्री मेहता, वी आर ट्राइंग टू अटैच प्रोविजनली फॉर हाउ मेनी डेज, 180 days. इतना रेलेवेंट रहेगा फॉर द फर्स्ट स्टेप, सेक्शन नंबर 5 में। अभी क्लियर? Yes, sir. तो इस कंडीशन को हम छोड़ सकते हैं, कुछ काम का नहीं है, कंडीशन ऑफ अटैचमेंट, पढ़ो ना पढ़ो ठीक है। अब यहाँ पे एक पार्ट आता है कि जितना पार्ट स्टे मिला उस स्टे को पार्ट को हमें काउंट नहीं करना है फॉर अटैचमेंट पीरियड, एंड जब स्टे वेकेट हो जाएगा उसके बाद सृष्टि हाउ मेनी डेज यू गेट मोर, 30 days मोर। तो स्टे का पार्ट काउंट नहीं होगा, वो पॉइंट याद रखो, और वेकेट होने के बाद 30 एक्स्ट्रा मिलेगा। हेलो, Yes. 2 पॉइंट आपको ए का पार्ट मतलब क्या होता है सर एक्चुअली, ए कैसे रहेगा? हाईकोर्ट में आपने अपील किया है इसके अगेंस्ट में और वहां से आपको स्टे मिला, प्रोविजनल अटैचमेंट का स्टे।
तो वो हाँ। स्टे तक वेकेट स्टे का टाइम अलाउ काउंट नहीं होगा 180 दिन के अंदर। सर पर मेरा तो प्रॉपर्टी स्टे मतलब गवर्नमेंट के फ्री हो पास गया, ही है ना। नहीं फ्री हो गया, अटैच प्रोविजनली अटैच्ड है, परमानेंटली अटैच नहीं है, कॉन्फिस्केटेड नहीं है, तो ये छूट जाएगा। और छूटने के बाद आपने कोर्ट में प्रूव किया कि प्रॉपर्टी में कुछ प्रोसेस ऑफ क्राइम नहीं है, तब जाके वो स्टे आ जाएगा। जब वो स्टे आ जाएगा मतलब वो वेकेट वो स्टे का पार्ट आ जाएगा, उसके बाद सर तो वही पूछ रहा हूँ, स्टे मतलब क्या, स्टे मतलब क्या? बेटा प्रोविजनल अटैचमेंट का जो पावर है ना कोर्ट, जिसे तेरा प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच किया, सॉरी ऑफिसर ने अटैच किया फॉर ट्रांसफर, वो वाला पार्ट जो है ना वहां पे आपने क्यों किया है, क्योंकि आपने ये बोला है कि प्रोसेस ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है ये प्रॉपर्टी। तो आपको स्टे किस बार का मिला होगा कि स्टे इस बार का मिला होगा कि प्रोसेस ऑफ क्राइम के अंदर ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसके ऊपर आपने जस्टिफिकेशन दिया होगा। अब उसके स्टे ऑर्डर मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी आ गया, मेरे पास वापस आ प्रॉपर्टी गया। तेरे पास ही रहता है, बट तेरा अटैचमेंट जल्दी निकल जाता है फ्री ऑफ। हाँ स्टे मतलब अटैचमेंट निकल गया। हाँ हाँ। ओके। नाउ नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, एक पार्ट पे प्रोविजनली अटैच होना जो आपका पहला पार्ट दैट इज सेक्शन नंबर 5 कवर करता है, और जैसे ही आपका सेक्शन नंबर 5 उस एलिमेंट को कवर कर लेता है, इफ यू रिमेंबर इस पॉइंट को अंडरलाइन करना, नो इफेक्ट ऑन द राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। Underline this part, the section does not have any problems without what to enjoy। आप प्रॉपर्टी एंजॉय करो, बट आपके प्रॉपर्टी के राइट्स है ना, राइट्स कंट्रोल में आ जाते हैं जब तक ये राइट्स फ्री नहीं हो जाते। अब आगे क्या, अंडरलाइन दिस पार्ट, पॉइंट नंबर 4 अंडरलाइन करके रखना। उसके बाद ये कहता है जैसे ही किसी ऑफिसर ने, डायरेक्टर ने ये अटैच किया होगा, ही इज इन्फॉर्मिंग टू होम, अंडरलाइन दैट पार्ट, इन्फॉर्मिंग टू ए विद इन 30 days। तो इस पूरे सेक्शन में क्या क्या याद रखना है हमें, एक अटैचमेंट क्यों होता है, तो 2 रीजन है, वो है प्रोसेस ऑफ क्राइम, दूसरा लाइकली टू बी फ्रस्ट्रेटेड। ये 2 रीजन से अटैचमेंट होता है प्रोविजनली। नंबर 2, अटैचमेंट का टाइमलाइन कितना है, 180 दिन का टाइमलाइन है। फिर आपने ये देखा कि आपके कोई राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे, ये देखा आपने, और आपने देखा कि जैसे ही आपने अटैच किया आपको 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल करने, किसको, ए को, कि आपने कौन से ग्राउंड्स पे, डायरेक्टर ए को सबमिट कर रहा है कि मैंने ये ग्राउंड पे इसको प्रॉपर्टी अटैच किया है। नाउ दिस पार्ट एंड एक मिनट, यहां पे जो फॉरवर्डिंग कॉपी ऑफ अटैचमेंट ए होता है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली आपने सिर्फ आपके अटैचमेंट कॉपी ए को भेजा, और यहाँ पे जो आपने ए को भेजा है वो क्या है, आपने 30 दिन के अंदर आपका कंप्लेन भेजा है कि सर हमें वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ये बंदा लॉन्ड्रिंग वाला लग रहा है हमें। तो 2 अलग अलग रिपोर्टिंग्स हो रहे हैं, एक हो रहा है इमीडिएटली मीट जब तुमने अटैच किया, दूसरा 30 दिन के अंदर ऑफ द एंटायर रिपोर्ट। ये आपका सेक्शन नंबर 5 है। यस, 5 के बाद एक्चुअली हमें फ्लो में जाना चाहिए था किस टू व्हाट, कि अटैचमेंट तो हुआ, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू व्हाट, ए क्या करेगा, क्योंकि आपने अटैचमेंट करके ए को भेजा, लेकिन इन्होंने क्या भेज दिया हमें, उसके बदले सेक्शन 6 इज प्रोसीजर सेक्शन, जो क्या सिखाता है हमें कि ए कौन बनाएगा, ए कॉम्पोजिशन कौन होगा, एक चेयरमैन 2 मेंबर्स होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होंगे उसका ऑफिस ऑफ टर्म 65 इयर्स का रहेगा, वो 5 इयर्स का एक टर्म रहेगा, वो रिजाइन 3 महीने में रिजाइन कर सकता है, 3 महीने का नोटिस देके, और ही शैल नॉट बी रिमूव्ड बिफोर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड गिवन एन ऑर्डर ऑफ सीजी। जब वो नहीं होगा तब सीनियर मोस्ट मेंबर उसको कंटिन्यू करेगा। ये मैंने यहाँ पे लिख के तो रखे हैं, पर आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेलेवेंट पार्ट क्या आता है। एक खाली ऑनलाइन, खाली ये ऑनलाइन करके रखो, एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी है, बस कभी देखनी पड़े देख लेंगे। इसके अलावा के अंदर हमें क्या याद रखना है, ऑफिस का टर्म क्या होगा, तो ऑफिस ऑफ टर्म फॉर सच पर्सन इज बेसिकली टू व्हाट, पीरियड ऑफ 5 years, राइट, एंड इट शुड बी हैविंग अ मैक्सिमम एज ऑफ 65। हो गया, कंडीशन वेल सैलरी कोई काम का नहीं। वैकेंसी, कोई वैकेंसी क्रिएट होगी तो सीजी शैल फिल द वैकेंसी। रेजिग्नेशन, तो आपका रेजिग्नेशन कब माना जाएगा, 3 months नोटिस, अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर, एक्सपायरी ऑफ टर्म विच इज अर्लियर। 3 शब्द लिखे गए यहाँ पे,
रेजिग्नेशन के लिए क्या 3 months नोटिस, नंबर ऑफ सक्सेसर अपॉइंटेड एंड एक्सपायरी टर्म व्हिचएवर इज earlier. earlier. That will be the resignation. Removal, the chairperson and any in, ठीक है, chairperson or any member shall be removed by what? By the order of CG. अब remove कर सकते हो आंसर, so who can remove? Underline number CG and after giving dash. उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो वैकेंसी हुई तो अंडरलाइन नंबर सीनियर मेंबर कंटिन्यू करेगा. इसी के साथ हमारा पार्ट सेक्शन नंबर 6 कवर होता है. यहाँ पे 6 इज डन. 7 पे आता हूँ. 7 कुछ काम का नहीं है, स्टाफ वाला पार्ट इग्नोर. सेक्शन नंबर 8 पे आता हूँ. तो 8 के सेक्शन के अंदर मैंने पूरा ब्रेकअप डाला. यहाँ पे 8 के अंदर दिस इज द एंटायर फ्लो विच ऑल इज इंपॉर्टेंट. एडजुडिकेशन का पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन 8 के अंदर. तो ये 8 का पार्ट जो है हमारा स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर ए सबसेक्शन 1. जैसे आपको नोटिस मिली, किसको? ए को नोटिस मिली, राइट? नोटिस मिलने के बाद ए क्या करेगा? ए उस पर्सन नोटिस देगा जिसका प्रॉपर्टी अटैच हुआ है. ए किसको नोटिस देगा? अंडरलाइन दिस वर्ड. सर्विंग अ नोटिस टू हुम, नॉट अ 30 डेज नोटिस टू द पर्सन जिसका अटैच हुआ है. क्या बोलेगा उसको? तेरा इनकम का सोर्स बता रहे, तेरा अर्निंग्स बता रहे, एविडेंस बता कि तेरा प्रॉपर्टी कहां से आया, क्यों आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब वो उससे जानकारी लेगा कि क्या सही में तेरा प्रॉपर्टी जेन्युइन है कि तेरा प्रोसेस ऑफ टाइम से आया प्रॉपर्टी है. आर यू क्लियर विद दिस? ये सुनने के बाद ए क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा. दोनों को सुनने के बाद ए ऑर्डर पास करेगा. और ऑर्डर पास किस बेसिस पे करेगा? कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग में है कि नहीं है. See, underline this part. Yeah. The AA shall by order consider the reply, if any, taking into account all the matters, record whether or not properties effort in this notice are. Underline this line. Order, underline the word order ऊपर. यहाँ पे order word shall by order underline करो. Shall by order underline करो. नीचे क्या underline करो? Record of finding whether all the properties of the effort are involved in laundering or बस ये वो assess करेगा. फिर ये कहता है अगर ए को लगा कि इट इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन द वर्ड, ही शैल कंफर्म द अटैचमेंट. उसे लगा कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो क्या करेगा? ही शैल कंफर्म द अटैचमेंट. ही शैल कंफर्म द अटैचमेंट. ठीक है. और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कितने दिन तक रहेगी? Underline this word. Continue the investigation for a period of 365 days. Underline is this much. अभी सुनो. Underline this part. Where on the conclusion of trial of the offence, the special court finds that the offence of matrimony has been committed. Underline this part. Where the conclusion of trial, अगर कोर्ट को लगा कि ऑफेंस मैट्रिमोनी हैज बीन कमिटेड, it shall stand confiscated to सेंट्रल गवर्नमेंट. सी द पॉइंट हियर, कनेक्टिविटी पॉइंट समझो. पहले प्रोविजन अटैच हुआ, ए को बोला, ए ने क्या किया? असेस करके ये सोचा कि इन्वॉल्व है कि नहीं. ए ने का कंफर्म किया कि भाई इन्वॉल्व है. इन्वेस्टिगेशन हुआ. यहाँ पे क्या होगा? ट्रायल्स होंगे. ट्रायल्स कौन करेगा? कोर्ट. और कोर्ट सेशन कोर्ट जब बोलेगा कि भाई बात तो सही है, इन्वॉल्व है, तो वो क्या कर देगा? कॉन्फिस्केशन टू सीजी. आर यू क्लियर? Yes, sir. और अगर क्या लगा? सेशन कोर्ट को लगा कि नॉट इट हैज नॉट टेकन प्लेस, तो वो क्या कर देगा? रिलीज द प्रॉपर्टी. अंडरलाइनिंग द वर्ड, रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी. अगर उसको क्या लगा कि इन्वॉल्व नहीं है. ये पार्ट खत्म हो गया. हेलो, आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes. ट्रायल कैन नॉट बी कंडक्टेड. अगर ट्रायल्स कंडक्ट नहीं हो रहे तो क्या होगा? Reason of death or of accused being declared or proclaimed offender of any other reason or having commenced but could not be concluded. अगर ट्रायल्स कंडक्ट नहीं हो रहे, it may pass appropriate orders regarding confiscation or release of property as the case may be involved in the offense of money laundering after giving regard to material in its act. खाली underline करो ये blue line.
उसको जैसा ठीक लगेगा वैसा वो करेगा, अगर उसके पास अवेलेबल एविडेंस नहीं। इसको हम क्या कहेंगे? बीजीए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहेंगे। नहीं समझ में आया क्या करे? जो फैक्ट्स अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए वो करेगा। जैसे ही कॉन्फिस्केट की बात हमने ऊपर कर ली, तो किसको करी? प्रॉपर्टी टू हुम? इट इज कॉन्फिस्केटेड टू डैश द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे सुनो, इट में ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू रिस्टोर, वापस ले ले वहां से, रिस्टोर, रिस्टोर द confiscated of property or a part thereof of the claimant with the legitimate interest in the property who may have suffered a quantifiable loss as a result of offense of money laundering. Align this part. Provided क्या लिखा है? It is satisfied in good faith and suffer loss because of such steps and not involved. अगर गुड फेथ में एक्ट कर रहा था तो रिस्टोरेशन की भी बात कर सकता है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 8 पूरा होता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन टुवर्ड्स द सेम। और हम चले सेक्शन नंबर 9 पे। सेक्शन नंबर 1, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू सीजी। जैसे ही सीजी के आगे प्रॉपर्टी चली जाती है, अंडरलाइनिंग वर्ड, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी सब लायबिलिटी के बिना, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। अगर प्रॉपर्टी पे लोन होगा तो भी चला जाएगा? हाँ, तो अगर वो लोन पहले क्रिएट किया हुआ है तो नहीं जाएगा, बाद में क्रिएट हुआ है तो जाएगा। बट नेचुरली यहाँ पे लिखा है, इन्होंने लिखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में एनकम्बरेंस क्रिएट किया गया है फॉर व्हाट पर्पस? टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। मतलब जानबूझ के लोन लिया गया है जिससे क्या क्रिएट किया जाए? एनकम्बरेंस का मोहरा दिखाया जाए। तो लॉ बोलता है फिर उसको क्या माना जाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज वॉइड। इट विल बी कॉल्ड एज वॉइड। क्यों वर्ड माना जाएगा? क्योंकि आपने गवर्नमेंट के हाथ में जगह ना जाए इसलिए उस जगह पे लोन लेके क्या दिखाया? एनकम्बरेंस दिखाया। बट अगर वो एनकम्बरेंस गुड फेथ में लिया हुआ है तो वो एनकम्बरेंस रहेगा। हेलो, बट इट शुड बी बिफोर दिस एक्शन टेकन, नॉट आफ्टर द एक्शन टेकन। पहले एक्शन लिया हो, पहले किया है तो ठीक है, बाद में किया है तो फिर आप प्रूव नहीं कर पाओगे, आप गुड फेथ में भी प्रूव नहीं कर पाओगे, भले आप गुड फेथ में एक्ट कर रहे हो। क्योंकि एक बार ये ऑर्डर आ गया या कोई अटैचमेंट शुरू हो गया, उसके बाद आप बोलो कि हमने तो लोन दे दिया, हमको क्या पता ये सब हो रहा है, तो फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इससे टू विल मैनेज द प्रॉपर्टी, दैट्स फाइन। सेक्शन नंबर 11 पे आते हैं, पावर्स रिगार्डिंग समनिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। वेरी क्लियर, यहाँ पे आप समन बेच सकते हो। ए किस बारे में? डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, कंपेलिंग डॉक्यूमेंट, ये सब डिमांड ए कर सकता है। इसको डिमांड क्या, वो सबको संबंध में आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा हिमसेल्फ या ऑथराइज्ड एजेंट, और जो भी पूछा है उसके जवाब देने पड़ेंगे। और इसको हम क्या मानेंगे? डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे। नथिंग इंपॉर्टेंट एज सच, खाली आप रिव्यू ले सकते हो, इट्स फाइन। यहाँ के सेक्शन के हेडिंग से आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर आप ये भेज दो ना, हम लोग साइड बाय साइड पेज नंबर चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर 7 में लिखे ना अमित, ये मेरे को व्हाट्सएप ऑन करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है मुझे 5 ही मिनट लगेगा करने के लिए, मैं एकदम कट टू कट चल रहा था इसको फाइनल करने में, एकदम कट टू कट था, तो मैं कर लेता। ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट मीट, ये सब मैंने कर दिया, ये वाला पार्ट ये मैच होगा। नहीं सर, वो क्या आता है पता है, ऊपर मैं कब से देख रहा हूँ, एकदम डिटेल में है ना, एक एक सेक्शन अलग अलग पेज पे ना, तो टाइम एक वापस रीड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला अभी। क्या क्या वो वापस? ये सब चीज एक एक सेक्शन एक एक अलग अलग पेज पे ना सर, तो वापस पूरा रीड करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग का, पेज नंबर चेंज करके। ठीक है सर, बाद में कर लेंगे हम लोग, चलेगा। एक ही जन कर लेगा, तू मत कर, मैं कर लेगा, एक जन कर लेंगे। अब भी 15 मिनट लगेगा लेक्चर के बाद, फिर तुम ठीक लोग है। करोगे। सुनो क्या था अपन भाई, किधर पहुंचे? ये हो गया। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी यानी बैंकर्स 11A, या फिर आपके ब्रोकर्स
स्टॉक ब्रोकर जो अकाउंट्स ओपनिंग करेंगे आपके, एनएसडी सीडी से बोल सकते हो, टू बी वेरी योर डिपॉजिटरीज। अब इनको क्या बोला गया है कि आपको वेरीफाई करने आपके आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स, जैसे ये आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स, ये जो आधार से हो या पैन से हो या एनी एविडेंसेस से हो, कंपल्शन नहीं है, लेकिन आपको हर एक को ऑथेंटिकेट करना है, आपको जानना है कि बंदा कौन है, कहाँ का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वेरिफिकेशन बिकम्स कंपल्शन। आधार वेरिफिकेशन कंपल्सरी नहीं है, बट वेरिफिकेशन कंपल्सरी है। आप कोई भी मेथड से वेरिफिकेशन कर सकते हो, पासपोर्ट से, गवर्नमेंट के कोई और मोड से, व्हाटएवर, बट आपको मोड्स करना जरूरी है। इट इज वॉलंटरी चॉइस, यहाँ पे लिखा है, वो जरूरी ऑप्शनल है, इससे वॉलंटरी चॉइस लिखा है। आप बायोमेट्रिक आधार को स्टोर कर सकते हैं, नहीं हो। बायोमेट्रिक के आधार नंबर जो वहां से आए उसको आप स्टोर कर सकते हैं, नहीं हो, तो आप उसके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो। ये पार्ट यहाँ पे लिखा गया अंडर सेक्शन 11 में। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है सर, यू कैन से दैट, इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, रेलेवेंट तो होगा क्योंकि आधार वाला चीज है, रेलेवेंट रहेगी, ये ज्यादा रेलेवेंट रहेगी आपके पेपर 4 के लिए एज कम टू पेपर 6। अब आता है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी, बैंकर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, एनबीएफसी हो गए, एक्सेट्रा, उन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं रिगार्डिंग व्हाट, कि रिगार्डिंग द केवाईसी, द ट्रांजैक्शन डिटेल्स बिटवीन द कस्टमर, द क्लाइंट, द बेनिफिशियरी एक्सेट्रा। और ये रिकॉर्ड आपको जब जब डायरेक्टर्स मांगेंगे आपको देने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और आपको सबमिट करते रहे। अनलाइनिंग दिस स्टफ इंपॉर्टेंट है, अनलाइनिंग द वर्ड फर्निश टू डायरेक्टर, जब वो आगे आपको सबमिट करना है, ठीक है। अब अनिरुद्ध अथर्व, यहाँ पे मैंने ना रेफर रूल्स डायरेक्टली रिगार्डिंग द लिमिट्स, रूल्स बहुत ज्यादा है और देयर इज नथिंग टेक्निकल व्हाट आई फेल्ट कि कौन से को डालूं कौन से को नहीं डालूं। तो एक रूल है जो आप मत पढ़ो, जब हम लोग रिंकल सुस्ती, जब हम केस स्टडी पढ़ लेंगे ना बेटा, हेलो, Yes, sir. उसके बाद हमें लगा ना कि इसको रूल कहीं ना कहीं काम में आ रहा है, तो हम उसको बैक करेंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ अथर्व? केस स्टडी मार्क करेंगे क्योंकि इतने ज्यादा रूल्स है उसके छोटे छोटे। आई डोंट फील एनी पॉइंट टू कनेक्ट टू द चैप्टर। ट्रांजेक्शन लिमिट्स ही दी है हर जगह पे, वैसे भी लिमिट्स है, आप एक बार रेफर करोगे तो आपको वापस रेफर करनी ही पड़ेगी ट्रांजेक्शन लिमिट्स पे। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर कुछ क्वेश्चन लिमिट्स पे आया तो वी हैव नो चॉइस बट टू रेफर टू व्हाट, रूल लिस्ट। तो वो रूल का लिस्ट वहां पे भी समरी है, एंड यहाँ पे भी वही समरी बनेगा, कट शॉर्ट जैसा कोई मौका। वन वन लाइन लिखिए, एक एक पेज, एक एक पॉइंट पे। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर, यस सर। 12A पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमने 11 किया, ठीक है। अभी सब टाइम पास है, कुछ पढ़ने की कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए आपको। रिकॉर्ड 5 ईयर, अलाइन दिस वर्ड, 5 ईयर्स रखना चाहिए बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, 5 ईयर्स तक आपको हर रिकॉर्ड रिटेन करना है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ बिजनेस। धंधा बंद होने के भी 5 ईयर्स आप रिटेन करना है, अलाइन द वर्ड 5 ईयर्स। उसके बाद डायरेक्टर को जब चाहिए वो रिकॉर्ड डिमांड कर सकता है। यस, अलाइन दिस वर्ड, डायरेक्टर may call for information, access to information, 12A, he will access the information here. 12A2, reporting entity to furnish the information, आपको जो information मांगी वो सब देनी पड़ेगी, and he has to keep the information confidential। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि डायरेक्टर्स मांग सकते हैं और वही इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंशियल। यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर 13, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13। अब इसके अंदर दोस्त अनलाइन दिस स्टफ के जब जब डायरेक्टर को लगेगा, अनलाइन दिस स्टफ, इंक्वायरी करेगा किसके साथ, रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ, किस बारे में, कि क्या तू डेटा सब डेटा बराबर सेव कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, और जब हमें लगेगा तो तू दे पाएगा कि नहीं, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का डायरेक्टर। डू यू एग्री? अनलाइन दिस स्टफ, ऑर्डर टू मेक इंक्वायरी, कौन करे इंक्वायरी, डायरेक्टर। किसकी, रिपोर्टिंग एंटिटी के ऑब्लिगेशंस की, बोलो हाँ या ना। या उसके बाद अगर उसको इंक्वायरी में लगा गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है,
तो क्या करवाएगा? डायरेक्ट ऑडिट द रिकॉर्ड। डू यू एग्री? Yes. ऑडिट करवाएगा। ऑडिट का एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? सीजी। उसके Yeah. बाद अगर उसे लगा कि कंप्लायंस नहीं हो रहा है, इंक्वायरी के वक्त उसे लगा या ऑडिट खत्म होने के बाद जो पूरा रिपोर्ट ही आ जाएगा, वो वार्निंग देगा, सलाह सूचन देगा, he'll be issuing the warning, direct representative to comply the directions, also give some measures to it, और अगर कुछ लफड़ा बड़ा है तो पेनल्टी भी मारेगा। ये 4 पॉइंट का हाईलाइट कर सकते हो आप। ये 4 पॉइंट जो समराइज किए इंस्टीट्यूट ने, इशू द वार्निंग, कंप्लाई विद द डायरेक्शंस, रिपोर्टिंग, पीरियोडिक रिपोर्ट्स में भी आस्क एंड इंपोज अ पेनल्टी। ये 4 चीजें कौन करेगा? ईडी टू रिपोर्टिंग एंटिटी। डू यू एग्री? इसके लिए जरूरी क्या है? पहले वार्निंग इशू करना जरूरी है। ये आपका सेक्शन नंबर 13 है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। पावर ऑफ डायरेक्टर्स टू इम्पोज फाइन। हेलो, Yeah. जैसे आपका ऑर्डर पास होगा डायरेक्टर का, ये फाइन मारा है, ये डायरेक्शंस है, ये लफड़ा किया है, आप दैट इज फाइन। 14 पे आ रहा, सेक्शन नंबर 14 पे, नो सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटिटी इफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज इन सर्टेन केसेस। हमें ये पता है युवराज पहले से ही कि अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय कुछ गड़बड़ कर दिया, उनके ऊपर, अगर गुड फेथ में काम किया है वो, उनके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती नहीं। हेलो, Yeah. Yes, sir. सेक्शन 14 यहाँ से ही खत्म हो जाता है, तो फिर में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक का पाठ पूरा किया। यहाँ पे शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 5, समन्स, सर्चेस एंड सीजर्स एक्सेट्रा। समन्स, सर्चेस एंड सीजर्स एक्सेट्रा। पावर ऑफ सर्वे। सुनो मेरी बात को ध्यान से, अंडरलाइनिंग दिस वर्ड। अगर अथॉरिटी के पास रीजंस टू बिलीव है कि सेक्शन 3 का ऑफेंस क्रिएट हुआ है, कमिट हुआ है, अगर उसे न्यूज है कि कहीं ना कहीं पीएमएलए का सेक्शन 3 का ऑफेंस हुआ है, तो उस जगह पे वो एंटर कर सकता है। अब जैसे ही उस जगह पे वो एंटर कर रहा है, ही में बी गेटिंग all the necessary facilities to inspect the records, underline the word inspect the records, to verify the proceeds of crime or transactions, furnish such the information as he may require. 3 शब्द गाइस। इंस्पेक्टिंग, उस सर्च किया ना तूने, तो एक जगह पे सर्वे के लिए जा रहा है, राइट? सर्वे में तू क्या कर सकता, सर्वे क्यों करे जाए? क्योंकि तुझे लग रहा है कि वो कहाँ, उसमें क्या इन्वॉल्व है? मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। पहला पार्ट क्या है? इंस्पेक्शन। दूसरा पार्ट क्या है? प्रोसीजर का। तीसरा पार्ट क्या है? फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन। डू यू अग्री? ये हुआ। अब सर्वे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, the copy of the details, underline this, forward a copy of the reasons so recorded along with the material in the possession to AA, underline this fact, कि जो भी आपने सर्वे में लिया उसको कहाँ सबमिट करो? तो आर्जुनिंग अथॉरिटी को सबमिट करो। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और एक जगह पे फ्लो पे, उतना भी आप रेफर करोगे तो आपका चैप्टर का फ्लो आपके हाथ पूरा रहेगा। ये अंडरलाइन किया? युवराज तू क्या कर रहा है? युवराज सर करेल ऑलरेडी अंडरलाइन। वेरी गुड। तो એવી રીતે અંડરલાઈન કરકે તો ખબર પડે કે આ અંડરલાઇનિંગ ફાઇનલ અંડરલાઇનિંગ છે, ઓલું વધારે હશે થોડું આના કરતા। ठीक है। During the course of investigation to place you can make identifying marks, you can make the inventories of any property checked or verified and record the statement for the same। ठीक ठीक है। अब जैसे ही आपका सर्वे पूरा होता है, जैसे ही सर्वे पूरा होने के बाद आपको पता चला सर इसमें अनिरुद्ध अथर्व इन्वॉल्व है, गारंटी इन्वॉल्व है, तो द मोमेंट डायरेक्टर और एनी ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टर, उसको रीजन टू बिलीव आ गया कि किसी बंदे ने कमिट किया एक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद प्रोसेस ऑफ क्राइम पड़ा है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ क्राइम या फिर मनी लॉन्ड्रिंग,
सर ये सब लोगों को अगर लगा कि ये लोगों ने ये सब चीजें करी है, उनके पास ऑक्यूपाइड पेपर्स है, तो फिर डायरेक्टर ऑथराइज करेगा उसके सबऑर्डिनेट्स को क्या करने के लिए। तो उस जगह पे जाना, उस जगह को लाला वाला तोड़ना, लॉकर वॉकर बॉक्स बॉक्स सब सब तोड़ देना, तोड़ फोड़ देना, सीज द रिकॉर्ड्स, प्लेस एनी मार्क्स, मेक अ नोट ऑफ इन्वेंटरी। ये सब काम कब होगा? जब तुमको आपके डायरेक्टर्स के थ्रू आप कंफर्म ऑर्डर लेते हो कि ये बंदा कमिट किया है मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर इसके बाद जो जगह मनी लॉन्ड्रिंग की अवेलेबल है, या फिर उसका पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, या फिर पब्लिक। बस ये बात आप इंपॉर्टेंटली मार्क करके रखो। आगे जाते हैं। जब सीजर प्रैक्टिकल नहीं है, तो अगर सीज करना, जब्त करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? उस प्रॉपर्टी को ऑनलाइन नंबर फ्रीज। उसके बाद आपका जो भी ऑर्डर्स बॉर्डर्स बने फ्रीजर का या सीजर का, जो भी, किसको सबमिट करना है आपको? ऊपर लिखा ही है, ऑर्डर सबमिटेड टू ए। डू यू अग्री? हेलो हेलो हेलो, Yes. ठीक है। यहाँ 17 पूरा हुआ। 18 इज सर्च ऑफ पर्सन्स। Any person has secreted about his information, about his, has secreted about a person or his anything under his possession or his control or record, which may be useful or relevant in the proceedings of the act. He may search that person and seize such property which may be useful for the relevant proceedings of the act. बच्चों ये पार्ट 18 सेक्शन नंबर 18 सर्च ऑफ पर्सन, हमें ये लाइन को कब याद रखना है कि अगर हमें लगे कि उस बंदे के पास सब न्यूज है, वो जासूस है सर, खबरी है, वो उसको सब पता है कौन क्या कर रहा था, तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे? वी मे सर्च दैट पीपल। डू यू अग्री? सर्च के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जोशी के वो लॉन्ड्रिंग में हो या नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? इजी एनी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर द सेम। हेलो, Yes. ठीक है। अब बस आपको जो भी डेटा आपको मिला वो तो सबको सबमिट करना है, सबमिटेड टू ए। उसके उस बंदे को जो आपने, जिसको आपने ढूंढा, 24 घंटे के अंदर आपको किसके सामने लाना है? लोकल कोर्ट के सामने लाना है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। और अगर 24 घंटे के अंदर क्या काउंट नहीं किया जाएगा? ट्रैवलिंग जर्नी डिस्टेंस काउंट किया नहीं जाएगा। डू यू अग्री? Yes. ठीक है सर। इसमें एक और पार्ट जो रेलेवेंट है वो है, दिस इज फाइन, लेडीज में लेडीज होना जरूरी है, सच में विटनेस होना जरूरी है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, नथिंग इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 19, that is arrest. 20, retention of property, retention of records. Now these are not important as such. There is nothing a case study. 19, retention of property. ये वाला पार्ट जो है ना, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, विथहोल्डिंग द प्रॉपर्टी, सब क्या है? सिंपल था कि अगर इन्वॉल्व है तो फिर आप रखोगे, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो रिलीज कर दोगे। एक को लगा कि इन्वॉल्व ही नहीं है तो छोड़ दोगे, तो आप इसको स्किप ऑफ कर सकते हो, इस पार्ट को। 23 में एक छोटा सा लाइन लिखा होगा 23 में, कि अगर इंटर कनेक्ट ट्रांजेक्शन है मोर, तो अनलेस फॉर अदरवाइज आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन भी क्या माना जाएगा? अ पार्ट ऑफ लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। अदरवाइज प्रूव्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द ए, द प्रिज्यूम्ड, it shall be presumed that the remaining transactions shall also form part of your money laundering offense। मतलब अगर मिक्स है तो दोनों को एक ही माना जाएगा, अगर मिक्स है तो, आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो। Burden of proof in any proceeding relating to, very important line, in any proceeding relating to proceeds of crime,
in case a person is charged with offense of money laundering, the authority or court shall, unless contrary is proved, presume that such proceeds of crime are involved in money laundering, and in case of any other person, the authority or court may presume that such proceeds of crime are involved in money laundering. क्या कर दिया कि जैसे आपके चार्ज, आपके ऊपर चार्ज लग गया है लॉन्ड्रिंग का, तो फिर बात खत्म हो गई, फिर तो फिर जो भी प्रॉपर्टीज की बात होगी वो सब क्या मानी जाएगी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही मानी जाएगी. मतलब ये 2 पॉइंट रेलेवेंट हुए, छोटे से रेलेवेंट पॉइंट है. रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में क्या लिखा, क्या क्या बेसिस किया गया है कि अगर रिलीज हुई, अगर लगा कि प्रॉपर्टी गिल्टी वाला पार्ट नहीं है तो छोड़ देंगे या फिर उसको रिटेन कर लेंगे. अब यहाँ पे आता है आपका चैप्टर नंबर 7, that is appellate, chapter number 6, appellate tribunal. पहला पार्ट टाइम पास है. अब जो ये वाला पार्ट इट्स फाइन. यहाँ पे आता है पहला पार्ट सेक्शन 26 के अंदर टाइम लिमिट मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है. 45 days is a normal timeline. 45 days for filing appeal against order of AA. against order of AA अंडरलाइन करो. एक्सटेंशन मिल सकता है 45 days के बाद. यस सर, 45 days का एक्सटेंशन मिल, 45 प्लस एक्सटेंशन है. सबमिशन कॉस्ट पे क्या है, डेट है, एक्सटेंशन का डेट नहीं दिया है, कितना भी हो सकता है. उसके बाद एलिमेंट क्या आता है कि अपील कब तक फिनिश हो जानी चाहिए, अनलाइन दिस वर्ड, विद 6 मंथ फिनिश हो जानी चाहिए. अपील टू फिनिश ऑफ विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. यहाँ पे ये सब चीजें आपने ऑलरेडी देखी हुई, पावर्स ऑफ एपेलेट. ठीक है. वो जो पावर ट्रांसफर केसेस चेयरमैन, दिस बाय मेजॉरिटी. यस सर, अगर मेजॉरिटी में इक्वलिटी आई तो अनलाइन दिस पार्ट आपको काम में आएगा कभी एग्जाम में, कि अगर इक्वलिटी आई तो चेयरमैन विल डिसाइड. चेयरमैन अगर किसी को थर्ड मेंबर को लाता है तो ही विल डिसाइड अलोंग विद द ओल्ड मेंबर्स. ये हमने सुना हुआ 100 बार. डू यू एग्री? Yes. अगर टाई हुई तो दूसरा मेंबर चेयरमैन, दूसरा चेयरमैन बोले मैं और दो को लेके आता हूं, तो 2 2 4 हो गए. 4 को मिलके जो मेजॉरिटी होगी वो फाइनल माना जाएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर देता हूं मैं. इसके आगे में मेंबर्स टू बी, दैट इज फाइन. सिविल कोर्ट बीच में आएगा नहीं, दैट इज आल्सो फाइन. 42 काम में आएगा अभी, अपील टू हाई कोर्ट. अपील फॉर 60 days इज द टाइमलाइन टू गो फॉर द हाई कोर्ट. अनलाइन द वर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, 60 दिन और क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन दोनों पे आप फाइल कर सकते हो. नंबर 2 एक्सटेंशन मिलेगा. एक्सटेंशन कितने दिन का? नॉन एक्सटेंशन 60 days. 60 + 60 क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. और यहाँ पे आपका बच्चों we have done, कहाँ पहुंचे हम लोग? क्या हो रहा है? अब आया स्पेशल कोर्ट 43. स्पेशल कोर्ट का बेसिस क्या रहेगा यहाँ पे? पहला ये वाला पॉइंट कि सेक्शन 44 कहता है, क्या हो रहा है, सेक्शन 44 कहता है ये रहा कि आप स्पेशल कोर्ट में क्या ट्रायल कर ला सकते हो. तो ट्रायल्स ऑफ व्हाट, जो भी सेक्शन 4 में पनिशेबल है वो सब सेक्शन कोर्ट में ट्रायल्स आएंगे. एंड एनी स्किल ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट shall be tried by the session court constituted for the area in which it is operating. ये इंपॉर्टेंट है. हाँ,
जैसे ही आप ये वाला पार्ट रेफर करो, स्पेशल कोड का पहला पार्ट, उसके बाद आपका सबसे रेलेवेंट सेक्शन आता है कि आपका हर ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन मेलेबल है। कॉग्निजेबल यानी विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट अरेस्ट करना, और नॉन मेलेबल मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी। फिर बोला गया बेल लेने के लिए एक रास्ता दिया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपोज करने का मौका मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 45, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपोज करने का मौका मिलेगा, और उसके अपोज करने के बावजूद अगर कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड कर पाता है दैट इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, that is not likely to commit any offense when it's out, तो फिर उसे बेल मिल सकती है। नंबर 2, उसकी एज 16 ईयर्स के नीचे है, वुमन है, सिख है या इन्फर्म है, तो फिर और यहाँ पे वैल्यू इज लेस देन 1 करो तो उसे बिल मिल सकती है। हमने ये बिल वाला पार्ट को फ्लोचार्ट में लिखा होगा, डू यू एग्री? छोटा सा फ्लोचार्ट जैसा बनाया होगा, डू यू एग्री? Yes, sir. तो ये बेल वाला पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर। ये आपका पार्ट फिनिश होता है। केस में भी वही लिखा था यहाँ पे। अब ये फिनिश 45 हुआ, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट फेज, ये कुछ काम का नहीं है, अब पढ़ो, कुछ नहीं है अभी। चैप्टर नंबर 10 जो था ऑथोरिटीज का, वो हमने तभी भी नहीं किया था, अभी भी नहीं करना पड़ेगा। मैं खाली लिख के रख रहा हूँ चैप्टर नंबर 10, इट्स अ यूजलेस पार्ट, कुछ है ही नहीं। 2-3 पेज है इसके, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, बट इज नथिंग कवर्ड अप देयर। चैप्टर नंबर 9 आ रहा है या 10 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सो देखते हैं नंबर जो भी हो। याद है बच्चों ये कहानी, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, इसको समझना है ना, यहां से भी हो सकता है अपना पार्ट। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर, अगर यहाँ का बंदा लॉन्ड्रिंग यहाँ पे करता है, प्रॉपर्टी वहां छोड़ देता है, या फिर वहां पे लॉन्ड्रिंग करके बाहर लॉन्ड्रिंग करके प्रॉपर्टी यहाँ पे लाके आता है, मतलब गलत काम किया इंडिया के बाहर और उस पैसा का उपयोग किया इंडिया के अंदर, गलत काम किया इंडिया के अंदर और पैसा का उपयोग किया इंडिया के बाहर, इसे क्या कहेंगे बच्चों? ऑफेंस ऑफ डैश क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन कहेंगे। डू यू एग्री? Yeah. ये आपका Yes. पहला पार्ट है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट स्टेट? जिस कंट्री के साथ हमने अरेंजमेंट किया होगा, इंडिया वर्स इंडिया एंड यूके, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, उसे हम क्या कहेंगे कि हमारे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है रिगार्डिंग लॉन्ड्रिंग में हेल्प करने का। अग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इज इंडिया यूके, और उसका जो अग्रीमेंट हमने एंटर किया होगा, जैसे हम लोग डीटीए अग्रीमेंट बनाते वैसे यहाँ पे अग्रीमेंट बनता है, इसके बेसिस पे वहां का कानून यहाँ पे और यहाँ का कानून वहां पे अप्लाई हो पाएगा, एनफोर्स हो पाएगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LOR, ये क्या करते हैं हम लोग, जब यहाँ का बंदा कहे सर जगह है ना वो यूके में है, वहां पे है वो जगह, वहां पे वो प्रॉपर्टी छुपी, वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, तो यहाँ हम ए को कहेंगे, ए विल बी टेलिंग टू दैट द अथॉरिटी इन दैट कंट्री, वहां से वो एविडेंस गैदर करके हमें देंगे। LOR फ्रॉम टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट इन सर्टेन केसेस, हमने उनको बोला हमें हेल्प करो, एज LOR फ्रॉम देयर हियर टू देयर, या फिर असिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्ट स्टेट मतलब फ्रॉम देयर टू हियर, उन्होंने बोला कि आपका गुंडा यहाँ पे छुपा हुआ है मुंबई में, उठाओ यहाँ से, तो असिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्ट स्टेट इन सर्टेन केसेस। मतलब इसमें सबको फ्लो समझना है कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या है, अग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज क्या है, LOR बाय इंडिया टू देम या फिर देम टू इंडिया। हेलो, उसके बाद Yes, sir. अक्यूज को जो भी अक्यूज्ड है उसे जेल में रखना वहां पे, या उसकी जेल से निकाल के यहाँ इस जेल में लेके आना, या फिर इस जेल से लेके जाना वहां पे लेके जाना। ये पार्ट इस पूरे टॉपिक में कवर किया गया, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फ्लो बन सकता है इजीली एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। पर इसका फ्लो बहुत इजी है, कोई भी एक पार्ट भी पढ़ लिया आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये आपका क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस का पार्ट था। डोंट वेस्ट टाइम इन दिस एलिमेंट,
अपने नॉर्मल लॉ बुक में भी ये पार्ट है और यहाँ पे भी है. दिस इज योर क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस का पार्ट. अभी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10. चैप्टर 10 मिसलेनियस. इसके अंदर पहला सेक्शन, अगर आपने वेक्सेशियस सर्च किया, अगर कोई अथॉरिटी ने कोई फालतू सर्च मारा है, कोई बेस था नहीं, तो उसे लायबिलिटी होगी फॉर 2 years. आपको समझ समझ के सर्च मारना चाहिए, ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहिए. नंबर 2, 62 कहता है, वो 63 कहता है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन फॉल्स की, जैसे आपको पूछा गया था अभी, तो आप भी जेल में जा सकते हो 2 साल का. नंबर 3, आपने कुछ गलत काम नहीं, आपको कुछ पूछा गया, बाजू वाला क्या करता है, ऑफिस उसका किधर है, कभी रात को आता है, आपने झूठ बोला या रिफ्यूज किया, तो आपके ऊपर सेक्शन 63(2) लगता है. ये सब सेक्शन जो लगेंगे, ये सब के पहले आपको क्या देना पड़ेगा? आपको अपोजिट हर देना पड़ेगा. उसके पहले आपके ऊपर कोई कायदा आपके ऊपर पहले लग सकती नहीं है. तो क्या लिखा गया है 62 के अंदर, 63 के अंदर खाली क्या मेंशन किया गया है? पनिशमेंट्स मेंशन की गई है. अगर आपने गलत सर्च किया है, अगर आपने आपके रिप्लाईज नहीं किए हैं, आपको जब पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया, तो आपके ऊपर फाइन क्या होगी? दैट इज कवर्ड अप इन दैट प्लेस. आगे जाओ तो नोटिस एक्सेट्रा नॉट टू बी इन्वाइटेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये रेलेवेंट आता है. यहाँ पे क्या कहता है हमें कि अगर आपका नोटिस का डेट गलत था, टाइम लिमिट गलत था, ड्यू डेट चला गया था, रिटायर हो चुका था, ऐसा कोई भी लोचा हुआ है, उससे आपकी नोटिस जो इशू की गई होगी वो वॉइड मानी जाएगी नहीं. एनी मिस्टेक्स इन नोटिस विल नॉट इन्वाइटेड प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड फाइन, इसके लॉ ने क्या बोला है हमें? इसके लॉ ने हमें बोला है कि ये सिर्फ एज पर इनकम टैक्स लगेगी. रिकवरी एज पर कैसे होगी? एज पर इनकम टैक्स होगी. कंपनीज के लिए कौन लायबल होगा? कंपनीज के मैनेज जो करते हैं वो लायबल होंगे. एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. डेथ या इंसॉल्वेंसी हुई तो डेथ इंसॉल्वेंसी आप अपील भी कर सकते हो. अपील फाइल हुई नहीं तो अपील फाइल करो. अपील फाइल हो चुकी है तो हियरिंग में जाओ. अपील नहीं हुई है, आपका अपीलेट में खुद जाना है. अपील हो चुका है, हाईकोर्ट में जाना है. अरे भाई, डेथ या इंसॉल्वेंसी में जो भी नॉर्मल बंदा कर सकता था, वो सब चीज उसका ऑथोरिटेटिव कर सकता है. उन्होंने बहुत घुमाया फिराया है कि एक सेक्शन दिया है कि वो अपील कर सकता है, सेकंड में लिखा है वो हाईकोर्ट में जा सकता है, थर्ड में लिखा है तो अपील वो कंटिन्यू कर सकता है. सब में ऐसा क्या है? यस ही है कि जो भी मरा उसके बदले जो आएगा वो सब कुछ कर सकता है. तो ये आपके रेलेवेंट सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है इन दिस एलिमेंट. यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लॉन्ड्रिंग फिनिश होता है. और इस बेसिस के बाद हमें सी आई विल बाय ट्राइंग माय बेस्ट कि आप लोगों को करना क्या है, इसको एक बार रिवाइज करो. अगर हो सके तो मुझे जब मोमेंट यू फिनिश इट ऑफ, जस्ट ट्राई टू गिव मी सम ऑब्जर्वेशंस कि आपको क्या लगा कि आप जब रिवाइज करने बैठे थे आपको कितना कंफर्ट लगा रिवाइज करते वक्त. अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं कुछ ऐड करूं या लेस करूं बोलने में, लिखने में, तो मुझे आइडिया आ जाएगी. सो दैट व्हेन आई डू द नेक्स्ट टॉपिक विथ यू ऑल, तो मुझे वो आइडिया रहेगी टू डू दैट. मेरी इच्छा रहेगी अगर आप रात को जाग सकते हो तो आज 11 to 1 के बीच में एक बार लॉन्ड्रिंग करके देख लो, हो जाए तो मुझे बता दो. पहले मैं स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग.